वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज गैप अप ओपनिंग थी क्योंकि टैरिफ्स जो है वो फिर से बदले हैं और एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। हालांकि दुनिया भर के जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर इंडिया। हमने आज एक गैप अप ओपनिंग देखी लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पा रहे। एक बार फिर हम निचले स्तरों की तरफ जाते हुए 25,650 के आसपास का लेवल है जो हमने हाई टच किया आज 25,771 का रहा, वहाँ से हम फिसले हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे हम फिसल क्यों रहे हैं जबकि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं। डोमेस्टिक स्टोरी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अनिश्चितता है। 50 पहले तो हम 0% टैक्स से 50% चले गए, 50 से 18, 18 से 10, 10 से 15। कंफ्यूजिंग बट ऐसा ही है और ट्रम्प साहब जब तक है तो ऐसा ही रहेगा। और उसके चलते हुए गोल्ड और सिल्वर में एक बार फिर से रुझान देखने को मिल रहा है, एक अच्छा मोमेंटम वापस लौटा है। बिटकॉइन जो है वो $65,000 के नीचे स्लिप कर गया है और हम डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर लाल निशान बना हुआ है क्योंकि टैरिफ की अनसर्टेनिटी जो है वो दैट्स बैक टू स्क्वायर वन। और ऑयल यानी कि क्रूड के दामों में भी आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी को लेके चिंताएं बढ़ रही है। पर हमारे मार्केट्स में हम उसी रेंज में घूम रहे हैं, कभी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिसलते हैं। ऐसे बाजार में आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस्टर रचित खनिलवाल, ही इज हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टर एजुकेशन, BNK कैपिटल ग्रुप। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू गौरांग सर। गौरांग सर, क्या किस नाम से आप ट्रम्प साहब को पुकारते हैं? उन्होंने जो किया है ओवर द वीकेंड, अब आपको क्या लगता है अब हमें कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए? 10% पे हमने रिसर्च करना शुरू किया, फिर वापस 15% हो गया, अब उस पर रिसर्च करना शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज द नेट इम्पैक्ट? द अनसर्टेनिटी इज बैक, बट कैन वी से गौरांग सर कि टैरिफ्स जो 100% लगा दूंगा, 200% लगा दूंगा, वो अब उनके तरफ से बयान आना बंद हो जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको और आपके दर्शकों सभी को मेरा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। छोटा डिस्क्लोजर दे देते पहले क्योंकि शायद स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा होगी। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज दोपहर को रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव एक निवेश हो। अब उनको क्या नाम से पुकारा जाए ये मैं मेरी बुद्धिमत्ता को खरोचता हूँ और नाम ढूंढने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अभी कोई उपनाम नहीं मिल रहे। तो जो उपनाम मैंने पहले उनको दिए थे, भूरे बाल वाला फूफा, मेरे ख्याल से कुमार विश्वास जी ने ये नाम दिया था उनको। और एक बिन पेंदी का लोटा आता है जो स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर लुढ़कते रहता है। तो ये अभी की बात देख लीजिए गीतू। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 9 जज बैठे थे, 9 में से 3 ने ये जो टैरिफ है उसके खिलाफ वर्डिक्ट दी और 3 ने उसके साथ में दी। उस आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप उन 6 जजों की निंदा करते हैं। आप सोचिए क्या मानसिकता है उस व्यक्ति की। आप जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और उसके बाद पहले 10% की कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और दूसरे दिन उसको बदल करके 15% कर दिया। तो ये जो अनिश्चितता है ना उनको लेकर के कि कभी भी अपना मन बदलते हैं, कभी भी कोई भी टिप्पणी कर देते हैं, तो इसको देखते हुए हम किसी भी विकल्प पर नहीं आ सकते जब तक निर्णायक तरीके से दस्तावेज पर मोहर लग जाए और हस्ताक्षर हो जाए। अब ये सुनने में आया सुबह कि अब जी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको लेकर के हमारे और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर के हो रहा था, अब वो थोड़ा पीछे ढकेल दिया गया है क्योंकि हमें ही नहीं बाकी विश्व भर के जो देश है जिन्होंने खास करके अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर चुके हैं उनको स्पष्टीकरण चाहिए। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि
टैरिफ किस दर पर आके रुका है, पहली बात। और दूसरा, जो टैरिफ इन्होंने इकट्ठा किए, इन्होंने यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका में जुटाए हैं, उसको क्या रिफंड वापस दिया जाएगा या उस पर क्या, और अगर उस पर दिया जाएगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, बहुत सारे, द लॉट ऑफ पीसेस गीतू व्हिच आर स्टिल इन द एयर. Puzzle is not yet solved. We need those pieces to come and settle down and solve the puzzle called Mr. Trump, who's the unfortunately or fortunately the president of United States of America. तो किसी भी प्रकार का आकलन लगाना बहुत मुश्किल है. अब मेरे ख्याल से अब क्या होता है आगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा. लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये अमेरिका की ट्रेड डील को छोड़ करके और राष्ट्रपति ट्रंप को छोड़ करके हमारे भारत देश ने 9 देशों के साथ FTA साइन किए. वो सकारात्मक चीज क्यों नहीं देखते हम? क्या ये दुनिया में सिर्फ 2 देश है, भारत और अमेरिका? नहीं, इसके अलावा और सारे देश है जहां पर हमने FTA साइन किया, उसका लाभ हमें मिलेगा. अमेरिका के साथ जो होना है, जब होना है तब होगा. मैं ज्यादा उसकी फिक्र या चिंता नहीं करूंगा. जी, बिल्कुल सही कहा आपने. आज इंडिया और ब्राज़ील ने भी MOU साइन किया है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग. टारगेट है $20 बिलियन का ट्रेड बाय 2030. तो हम तो MOUs जो है वो डील्स जो है वो साइन करे जा रहे हैं. लेकिन यस, ओवर डिपेंडेंस ऑन वन कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम सीख गए हैं कि ओवर डिपेंडेंस रखना जो है वो कंपनीज के लिए भी अच्छा नहीं होता और शेयर धारकों के लिए भी अच्छा नहीं होता और मार्केट्स के लिए भी अच्छा नहीं होता. चलिए, रचित हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए. रचित, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम टुडे. रचित, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देख के आपको क्या लगता है? सो निफ्टी कहीं ना कहीं आज गैप अप के बाद अब वापस नीचे का रुख हमको देखने को मिल रहा है. क्या सेकेंड हाफ में रिकवरी फिर से आ सकती है या नहीं? और बैंक निफ्टी में दबाव है आज, हालांकि बैंक निफ्टी वाज रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड विज़ द निफ्टी, पर आज थोड़ा बहुत दबाव है और उसमें हम बात भी करेंगे. और जो IDFC फर्स्ट बैंक को लेके घटना घटी है. लेकिन ओवरऑल ऑन द चार्ट्स फ्रंट आपको टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट कैसे लगती है इस समय? क्लियर केस, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा आप लोग के डिस्कशन में कि पहले 50, 25, 10, then 15. अच्छा, एक और हम लोग के साथ चीज एडेड है दैट वी आर इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट प्रिफर्ड नेशन. तो उसपे 3.5% हमारे पास और लग जाती है. तो हम लोग ऑलरेडी मतलब जो 18% पे थे वहीं आगे खड़े हो गए और कंफ्यूजन है. इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं कि आज जो हमने देखा है गैप अप था और उसके बाद कूल ऑफ होता हुआ दिखा. बैंक निफ्टी सही था. IT भी देखिए वापस से अपना जो एक अंडर परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू करता हुआ दिखा रहा है. जिस तरीके से बैंक निफ्टी पोजिशनड है, एक अच्छा मूवमेंट ये दिखा चुकी है ऑलरेडी. और अब यहां से थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग ही बोलेंगे आता हुआ दिख रहा है. हो सकता है आपको आने वाले समय में एक बार ये 60,500 लेवल्स भी टेस्ट करते हुए दिखाए. अगर 60,500 टेस्ट करने के बाद ये बाउंस बैक दिखाती है तो ये अपना रेजिलिएंट मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी. अदरवाइज पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है और वो थोड़ी सी स्कैरी सिचुएशन दिख रही है क्योंकि फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट 58,600 के पहले मैं नहीं देख पा रहा हूं. तो एक बार हम देखें कि ये डाउनसाइड मूव कहां जाके अरेस्ट होता है. अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी के लिए भी. चलिए, IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं. ये ऐसा बैंक जिसने ब्रॉडली अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन कुछ महीनों में नतीजे बहुत अच्छे आ रहे थे. उसके बाद एक अच्छी रिकवरी एंड 85-86 के लेवल्स भी हमने इस स्टॉक में देखे हैं. लेकिन अब एक फ्रॉड का मामला सामने आया है. हरियाणा की जो सरकार है उसके अकाउंट्स के साथ कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चंडीगढ़ ब्रांच में हुई है और ये फ्रॉड इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 590 करोड़, सो विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर IDFC फर्स्ट बैंक. अब एक कॉन कॉल भी हुई थी जहां उन्होंने कहा है कि उन्होंने KPMG को अपॉइंट किया है फॉर फॉरेंसिक ऑडिट आफ्टर हरियाणा एक्शन. और वहीं हरियाणा सरकार ने जो है वो डीएम्पैनल किया है 2 बैंक्स को. एक है IDFC फर्स्ट बैंक और दूसरा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां उनके खाते हैं. और दोनों ही बैंक्स में आज हमने एक गिरावट देखी. IDFC फर्स्ट बैंक आज खुलते ही करीबन 10% नीचे खिला, उसके बाद 20% तक की गिरावट देखने को मिली. लेकिन अब थोड़ी बहुत रिकवरी पोस्ट द कॉन कॉल देखने को मिल रही है, बट स्टिल इट्स डाउन 16%. गौरांग सर, ये दिस काइंड ऑफ अ स्कैम हम कुछ सालों पहले बहुत सुना करते थे, लेकिन एक 10 साल का गैप आ गया था जहां थमते हुए दिखे थे, NPAs एंड दीज काइंड ऑफ फ्रॉड स्कैम्स. एक बार फिर से ये स्टोरी उभर के आ रही है. इसे आप कैसा देखते हैं एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन IDFC फर्स्ट बैंक नाउ?
देखिए, पहले तो दोनों ही जो नाम आपने लिए गीतू जी, एयू स्मॉल फाइनेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दोनों पर बुनियादी तर्क के आधार पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है। जहां तक सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारी खरीदारी की राय है, ये 590 करोड़ का जो फ्रॉड था, जैसे आप भी बता रहे हैं और जो मैंने भी रिपोर्ट में पढ़ी, एक फॉरेंसिक ऑडिट केपीएमजी को नियुक्त किया गया है और वो तहकीकात करेंगे कि असल में हुआ क्या है और ये पैसे कहां पर गए। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। मेरे ख्याल से काफी लोग बाजार में ये अनुमान लगा रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चौथी तिमाही में ये 590 करोड़ का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा और उनका शुद्ध मुनाफा है वो बिल्कुल सपाट हो जाएगा जी। ऐसा नहीं है, 2-3 दिन हुए इस चीज को आए हुए, आज सोमवार है, फॉरेंसिक ऑडिट होनी बाकी है, का पता लगाना है कौन है इसके पीछे और वो पैसे कहाँ गए हैं और रिकवरी होने की संभावना है आने वाले दिनों में, ऐसा मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ। 10% की गिरावट और फिर 20% की गिरावट, मेरे ख्याल से 590 करोड़ के सामने 15,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो और जिस प्रकार से तीसरी तिमाही की नतीजे आए थे, जो टिप्पणियां करी थी, कल जो टिप्पणियां करी है, आज जो कॉन कॉल में बातें हुई है, मेरे ख्याल से हमें उतावलापन करके किसी भी निर्णय पर आना नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि समय देना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के बाद जो सामने आएगा शायद उससे थोड़ा बहुत परिस्थिति में सुधार होने की संभावना है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बने रहें, लाभ उठा करके ये गिरावट का अगर आपको थोड़ा बहुत जोड़ना है छोटी संख्या में तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन समय देना अनिवार्य होगा और थोड़ा बहुत आपको धैर्य रखना पड़ेगा खबरों को बाहर आने के लिए और इस परिस्थिति को सुलझाने के लिए। जी, बिल्कुल सही सलाह दी है, सटीक सलाह, क्योंकि हम जब भी न्यूज़ आती है, इवेंट आती है तो एकदम पैनिक कर जाते हैं, तो पैनिक नहीं करना है, लेट द थिंग सेटल। और अभी एक ही दिन हुआ है, एक वर्किंग डे, जहाँ पे जो है इस पोजीशन पे जो बैंक है वो कदम उठा रही है, सो लेट्स गिव सम टाइम। और आज ये स्टॉक जो है अभी तो फिलहाल 16% नीचे है। एक और शेयर जहाँ पे तेज़ गिरावट आज देखने को मिली, उस पर हम चर्चा करेंगे, रचित जिससे पूछेंगे, वो है यूपीएल। यूपीएल में स्टोरी ये है कि वो यूपीएल अपने क्रॉप प्रोटेक्शन डिवीजन को मर्ज कर रहा है और न्यू लिस्टिंग एज यूपीएल ग्लोबल करना चाहता है। उसके बाद इस स्टॉक में हमने तेज़ गिरावट देखी और क्योंकि कुछ जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं उनका मानना है कि ये शेयर होल्डर्स के लिए सही नहीं होगा, शेयर होल्डर्स के लिए इस डील में कुछ भी नहीं है। तो यूपीएल डाउन 14%, 642 पे। अब क्या करना है रचित? देखिए, कहीं ना कहीं स्ट्रीट को बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है ये जो पूरा का पूरा डीमर्जर हो रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा और डाउन साइड पे आते हुए देख सकते हैं। मेरी समझ से हो सकता है आपको ये 616 से 624 की एक ऐसी रेंज होगी जहां पे एक बार रेस्ट होता हुआ दिखेगा। जिनके पास पोजीशन है, अब आपके पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं प्रोपोजिशन इसमें कुछ चेंज करने के लिए, बट जिनके पास नहीं है उनको मैं बोलूंगा थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में बाइंग अपना एक बार इनिशिएट करने की कोशिश करिएगा 616 से 24 की रेंज में। जिस तरीके से स्टॉक फॉल किया है उस तरीके से इतनी नेगेटिव सिचुएशन नहीं बनती हुई दिख रही है, बट हाँ किया है, एंड इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे। ग्रेजुअली हम इसमें एक अप ट्रेंड आता हुआ वापस देखेंगे, बट फॉर द टाइम भी लोअर लेवल पे ही कुछ करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके गौरांग सर, आज एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, दो ऐसे स्टॉक्स जो इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, वहां पे करीबन 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। हाउ डू यू लाइक दिस स्पेस? इंश्योरेंस स्पेस नियरली डेड ही पड़ा हुआ है, इसमें कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला, कहीं ना कहीं बीच में स्पाइक्स आते हैं, देन फिजल आउट हो जाते हैं, देन शांत हो जाते हैं। सो इंश्योरेंस एज अ स्पेस कैसी लगती है आपको? इंश्योरेंस में आपके टॉप पिक्स क्या होंगे? तो सरकार के तरफ से मेरे ख्याल से 100% एफडीआई इंश्योरेंस में खोला गया है गीतू जी। और ये क्षेत्र ऐसा है कि लोगों की जागरूकता और समझ पर निर्भर है। और कोविड के बाद जिस रन रेट से लोग जीवन बीमा ले रहे हैं, मैं टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, यूलिप और वैसे यूजलेस प्रोडक्ट्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो वो जागरूकता हुई, खास करके ये जो जेन जी और मिलेनियम्स है, उन मेरे ख्याल से वो जागरूकता ज्यादा आई है। और क्योंकि अगर आप टर्म इंश्योर्ड ऊपर की तरफ लेते हैं तो स्वाभाविक है आपका प्रीमियम आपको ऊपर की तरफ जाता है, वो जो कि आय बन जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। 4 प्राथमिक कंपनियों पर खरीदारी की राय है, जिनका मार्केट शेयर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास है।
LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ओके, ये चारों पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। लेकिन अगर आखिरकार अगर आप निर्णय लेते हैं इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए, तो आपकी समय सीमा 2-2.5 साल से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जो बदलाव और परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ गीतू, इसका सकारात्मक रुझान आंकड़ों में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। Gaurang is feeling little low today. Is all well, sir? ऑल वेल, खाली बैक टू बैक काफी शो हो रहे हैं, तो Right. दिमाग थोड़ा बहुत ज्यादा आज इस्तेमाल कर दिया। Correct.